हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। तो इसका राइटर का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। द लास्ट लेसन को लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की डिटेल्ड समरी को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके सभी जो मेन पॉइंट्स है स्टोरी में आपको एनिमेटेड वीडियो के थ्रू बताए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले जान लेते हैं स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में। इस स्टोरी के बैकग्राउंड में है फ्रैंको प्रेशियन वॉर जो 1870 में हुआ था। फ्रैंको हियर मीन्स फ्रांस, और प्रशिया जो है, प्रशिया में उस समय जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया इंक्लूडेड थे। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया एंड 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास एंड लोरेन वर कैप्चर्ड बाय प्रशिया। तो इसमें फ्रांस जो है हार गया था, तो फ्रांस पर प्रशिया का कब्जा हो गया था और प्रशिया ने फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अल्सास और लोरेन उसको कैप्चर कर लिया था। तो बर्लिन से एक ऑर्डर जारी किया गया कि जो अल्सास और लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच को रिप्लेस किया जाएगा जर्मन लैंग्वेज से। तो एक और ऑर्डर पास आउट किया गया कि जितने भी स्कूल्स में फ्रेंच टीचर्स हैं उन्हें अब स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। और इस लेसन में, द लास्ट लेसन में, अल्सास के एक स्कूल के बारे में बताया गया है जहां पर फ्रेंच टीचर एम हेमिल को स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो अपना लास्ट लेसन जो है डिलीवर करने वाले हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है द लास्ट लेसन रखा गया है। और एक चीज आपको और ध्यान में रख लेनी है, उस समय जो प्रशिया थे उसका जो रूलर था प्रशिया का वो था बिस्मार्क। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ द लेसन। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन। Franz was late for school. He was afraid of scolding from M. Hamill. फ्रांस जो है स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है और उसे डर है कि उसके जो फ्रेंच टीचर है एम हेमिल उसे क्लास में लेट आने की वजह से डांटेंगे। और साथ ही एम हेमिल आज जो है पार्टिसिपल पर कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो फ्रांस को बिल्कुल भी नहीं आते हैं। फ्रांस जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने में बहुत ही वीक है, उसे कुछ भी ग्रामर के लेसन्स याद नहीं होते हैं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। तो उसे डर है कि जो एम हेमिल है उसे क्लास में ज़रूर डांटेंगे। एक तो वो लेट भी हो चुका है और दूसरा उसे पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस भी याद नहीं है। तो इसलिए वो डर रहा है और जाते हुए वो सोचता है क्यों ना आज क्लास में जाने की बजाय बंक मारा जाए। तो वो रास्ते में घूमते घूमते जब स्कूल जा रहा होता है उसे कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि रास्ते में वो देखता है कितनी अच्छी धूप है, कितना अच्छा मौसम है। तो ये सब चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती हैं। जो पक्षी हैं आवाज़ निकाल रहे हैं, पक्षियों के गाने की आवाज़ें उसे सुन रही हैं, बर्ड चिर्पिंग साउंड। और साथ ही रास्ते में वो देखता है कि प्रशियन सोल्जर्स जो है ड्रिलिंग कर रहे हैं। एक सो मिल है वहाँ पर, लकड़ी काटने की एक फैक्ट्री है, उसके बैक साइड में जो है प्रशियन सोल्जर जो है ड्रिल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उससे भी वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें उसे टेम्प्ट करती हैं स्कूल ना जाने के लिए। बट समहाउ फ्रांस जो है अपनी इस टेम्पटेशन को कंट्रोल करता है और स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में वो देखता है टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी होती है, लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो ये जो बुलेटिन बोर्ड है ना, पिछले 2 साल से जब से ये फ्रैंको प्रेशियन वॉर चल रहा था, तो जो भी बुरी न्यूज़ होती थी, बैड न्यूज़, वो इसी बुलेटिन बोर्ड पर दिखाई जाती थी। तो उसे लगा आज भी कोई ना कोई बैड न्यूज़ है, तो वो कुछ देर के लिए वहाँ पर रुकता है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ वॉचर खड़े होते हैं। वो उस पर टोंट कसते हुए उसे फ्रांस को कहते हैं, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इट मीन्स तुम्हें ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बिल्कुल सही टाइम पे हो और आराम से स्कूल पहुँच जाओगे। अब वो समझ आता है फ्रांस की मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी, क्योंकि फ्रांस जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था स्कूल के लिए। तो वो वहाँ पर जो है बैड न्यूज़ देखने के लिए रुकता नहीं है और तुरंत वहाँ से स्कूल के लिए निकल लेता है। अब जब वो स्कूल के नज़दीक पहुँचता है, तो स्कूल के गार्डन के पास पहुँचता है, तो देखता है कि इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। जैसे संडे को बिल्कुल शांति होती है ना, लोग आराम से देर तक सोए रहते हैं, सब तरफ शांति से दिखाई देती है। आज स्कूल में भी बिल्कुल वैसे संडे मॉर्निंग जैसी शांति थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नॉर्मल डेज में क्या देखा जाता है स्कूल में, जब पहुंचते हसल बसल होती है, बच्चे इधर आ रहे हैं जा रहे हैं, बेंचेस की आवाज़ आती है, तो काफ़ी शोर शराबा होता है। बट आज का जो दिन था वो संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था।
वो धीरे-धीरे क्लासरूम की तरफ बढ़ता है। हालाँकि वो डर रहा होता है कि उसे डाँट पड़ने वाली है क्लास में एम हैमिल से, पर वो किसी तरह स्कूल के में जो उसका क्लासरूम होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। और क्लासरूम में जो एक खिड़की होती है वहाँ से वो नोटिस करता है कि क्लास में बिल्कुल शांति है और एम हैमिल जो है क्लास में अपने आयरन रूलर के साथ, एक लोहे का उनके पास रूलर है, उसको अपने हाथ के नीचे उन्होंने रखा हुआ है और क्लास में वॉक कर रहे हैं। और वो काफ़ी डर जाता है कि अब तो पक्का डांट पड़ने वाली है क्लास में, पर वो धीरे से जाता है अंदर। उसे लगता है कि वो चुपचाप जाकर बैठ जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा, पर जैसे ही वो अंदर क्लास में एंटर करता है एम हैमिल उसे देख लेते हैं और वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे, अच्छा है तुम आ गए हो, गो टू योर सीट। तो एम हैमिल जो है आज फ्रांस को बिल्कुल भी डांटते नहीं हैं, बल्कि उन्हें कहते हैं कि हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे और तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, अच्छा है तुम आ गए हो तो आराम से सीट पर जाकर बैठ जाओ। तो ये बात जो है शॉकिंग सी लगती है फ्रांस को और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब फ्रांस जो है क्लासरूम में एक और अजीब सी बात नोटिस करता है कि जो उनके फ्रेंच टीचर है एम हैमिल, ही वाज ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट, यानी कि जो ड्रेस वो अपने संडे को पहना करते थे ना, कोई स्पेशल ड्रेस, आज उस तरह की ही उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हरे रंग का उन्होंने एक बढ़िया सा कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक सिल्क कैप भी उन्होंने पहनी हुई थी विच वॉज ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। तो इस तरह की ड्रेस जो है एम हैमिल यूजुअली या तो इंस्पेक्शन डेज पर पहना करते थे या फिर प्राइज डेज पर आज ऐसा स्पेशल क्या था, फ्रांस को ये समझ में नहीं आ रहा था। अब जो फ्रांस है कंफ्यूज हो जाता है कि एक तो क्लास में इतनी शांति है, दूसरा जो एम हैमिल है उन्होंने उसे लेट आने के लिए डांटा भी नहीं है, और तीसरी बात जो एम हैमिल है वो अपने संडे बेस्ट में है, एक अच्छी सी ड्रेस पहन कर आए हैं कुछ स्पेशल सी, और ये बातें उसे कुछ समझ में आती। इससे पहले वो नोटिस करता है कि जो विलेजर्स हैं दे वर ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस, विलेज के जो एल्डर्स हैं, एल्डर पीपल हैं, वो लास्ट बेंचेस पर बैठे हुए थे। ओल्ड होजर हैं, वो अपनी एक 3 कॉर्नर हैट पहन कर आए थे और साथ में उनके पास एक प्राइमर भी थी, प्राइमर यानी कि एक इंग्लिश ग्रामर की जो प्राइमरी लेवल की बुक होती है वो भी उनके हाथ में थी। तो ये सब बातें उसे हैरान करती हैं। इतने वो कुछ सोच पाए इतने में ही जो एम हैमिल है अपना लेसन शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि आज मेरा स्कूल में लास्ट लेसन है, अब के बाद, आज के बाद आपको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, स्कूल्स में जो है जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। तो अब जो है सारी बात फ्रांस को समझ आने लगती है और वो समझ आता है कि बुलेटिन बोर्ड पर आज इतनी भीड़ क्यों थी। शायद बुलेटिन बोर्ड पर यही लिखा हुआ था, यही अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है अब स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी। अब फ्रांस समझ आता है कि जो विलेजर्स हैं वो क्लासरूम में क्यों बैठे हैं, वो इसलिए आए हैं so that they can pay tribute to M. Hamel for his 40 years of sincere service and also to express their solidarity with France। तो जो एम हैमिल है पिछले 40 साल से इस स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे थे, अब आज उनका लास्ट लेसन है तो वो उसको उनको ट्रिब्यूट देने के लिए और अपनी जो है ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए वो आज यहाँ पर आए हुए थे, इसीलिए क्लास में इतनी शांति भी थी। अब एम हैमिल अनाउंस करते हैं कि आज क्लास में उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है और जो अब फ्रांस है अब रियलाइज करने लगता है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने में इतनी देर क्यों लगाई। अब उसे दुख होता है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ पाएगा। फ्रेंच जो है उसकी मदर टंग है, उसकी मातृभाषा है, जिसे उसने इतने समय तक इग्नोर किया, और आज जब एम हैमिल लास्ट लेसन पढ़ाने वाले हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनता है और जो भी एम हैमिल पढ़ाते हैं पार्टिसिपल्स के बारे में उसे सारी बातें समझ आने लगती हैं। बिल्कुल दिमाग में वो कंसंट्रेट होकर उस लेसन को सुनता है, क्योंकि उसे बहुत दुख है कि उसकी जो मातृभाषा है आज के बाद उसे सीखने का मौका नहीं मिलने वाला है। अब एम हैमिल फ्रांस को खड़ा करते हैं क्लास में, पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ बताने के लिए उसे कहते हैं, पर फ्रांस कोशिश करता है, वो चाहता है कि मैं सब कुछ बता दूं यहाँ पर, फ्रेंच लैंग्वेज बोल पाऊँ, पर वो नहीं बोल पाता है क्योंकि उसने पिछले दिनों अपने जो क्लास के लेसन्स थे प्रॉपरली नहीं लिए, उसने फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया था और वो उसे सीख नहीं पाया था। अब वो रिग्रेट करता है कि उसने अपने लेसन सीरियसली क्यों नहीं पढ़े, उसे अपनी खुद की मदर टंग भी नहीं आती है। अब एम हैमिल कहते हैं कि इसमें फ्रांस का कोई दोष नहीं है अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाया है, इसमें जो दोष है, रिस्पॉन्सिबल है वो पेरेंट्स, चिल्ड्रन और
टीचर, तीनों का ही दोष है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को छुट्टी करवाकर काम पर अपने साथ ले जाते थे फैक्ट्रीज़ वगैरह में, ताकि और कमाई हो सके। और जो टीचर है वो भी अक्सर कई बार ऐसे कर देते थे, क्लास के दौरान कुछ बच्चों को बाहर भेज दिया जाता था कि जाओ गार्डन में पौधों को पानी डाल कर आओ। तो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर बच्चों को नहीं आता है कुछ, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं डाली जा सकती। तो अपना लेसन ख़त्म करने के बाद जो एम हैमिल है, कुछ नोटबुक्स अपने साथ लेकर आते हैं जिसके ऊपर फ्रांस, अल्सास लिखा होता है। ये सभी नोट्स क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट करवा दी जाती हैं। हर बच्चे के हाथ में वो नोटबुक्स ऐसे लगती हैं जैसे कि फ्रांस का फ्लैग उनके हाथ में हो। अब जो है फ्रांस जो है एक और बात को नोटिस करता है कि सब लोग बिल्कुल चुपचाप सिर्फ और सिर्फ एम हैमिल की बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं, और खिड़की में ना एक पिजन आकर बैठ जाता है जो कू कू कर रहा होता है। तो वो सोचता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ पर तो स्कूल्स में तो बैन कर दिया गया है, पर क्या हम पक्षियों से उनकी मातृभाषा को छीन सकते हैं? जो पक्षी जो है पिजन कू की आवाज़ निकालता है, क्या अगर प्रशिया का कब्जा हो गया है तो उसकी आवाज़ को बदला जा सकता है? नहीं। इट मीन्स किसी भी इंसान से उसकी मातृभाषा को छीना नहीं जा सकता है। और वो ये भी बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब जो है एम हैमिल कुछ लिखने के लिए देते हैं, सभी को कहते हैं कि इस नोटबुक में कुछ लिखा जाए फ्रेंच लैंग्वेज में। तो तभी वहाँ पर जो फ्रांस है नोटिस करता है खिड़की के पास एक बीटल बैठा होता है, एक पक्षी, वो भी कुछ स्क्रैचिंग की साउंड कर रहा होता है अपने पैर से। ऐसे लगता है कि वो भी बड़े ध्यान से एम हैमिल के लेसन को सुन रहा है और कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही लेसन खत्म होता है, क्लासरूम खत्म होती है, तो एम हैमिल कहते हैं कि ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एज इट इज़ द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। अपनी मातृभाषा को हमेशा अपने दिल के पास रखें, उसे अपनाएं, उसे सीखें। ये जो है तुम्हें गुलामी से आज़ाद करवा देगी। एक मातृभाषा में ऐसी शक्ति है जो आपको गुलाम होने से बचा सकती है। तो एम हैमिल जो है अपनी मातृभाषा, अपनी जो मदर टंग है, उसकी वैल्यू के बारे में सबको बताते हैं। अब जो है चर्च से बेल बजने की आवाज़ आती है, 12 का घंटा बज चुका होता है, स्कूल जो है ऑफ होने वाला होता है। अब जो है एम हैमिल कुछ और कहना चाहते हैं, पर उनका गला जो है रुंध जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तभी जो क्लास डिसमिस हो जाती है और यहीं पर ये जो चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस लेसन की समरी जो है अच्छे से समझ में आई होगी। और इसमें जो हमें मैसेज दिया गया वो यही है कि हमें अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। ये हमें गुलामी के बंधन से आज़ाद कर सकती है, और अपने आप को स्ट्रोंग रखने का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो हमारी मातृभाषा ही है। सो लव योर मदर टंग। आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश अकेडमी।